नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं जयप्रकाश जनता दल से महाराष्ट्र अध्यक्ष साहिल वी श्रीवास्तव आज आपके बीच हूँ। दोस्तों, आज 23 दिसंबर है और सबसे पहले आज भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर मैं सशक्त नमन करता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता थे, इसीलिए उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं इस विषय पर कि भारत सरकार ने अभी किसान बिल पास किया है, आखिर उस किसान बिल में ऐसा क्या है, और इस विषय पर पिछले 26-27 दिनों से एक आंदोलन का रूप लिया गया है। एक आंदोलन चल रहा है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। पंजाब, हरियाणा, अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली के चारों तरफ घेराव करके बैठे हैं। वो एक आंदोलन का रूप ले लिया है। आखिर ऐसा उस बिल में क्या है जो किसानों को समझ में नहीं आ रहा है और किसान आंदोलन कर रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर 80% की जनसंख्या जो है गांव से है और इस देश में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि बहुल क्षेत्र है। खेती हमारा प्रमुख उद्योग है। किसान भगवान है, अन्नदाता है, अन्न देता है। आखिर ऐसी क्या वजह हो जाती है कि जब भी किसानों के प्रति सरकार किसी नए बिल को बनाती है या कुछ अधिनियम लाती है तो कहीं ना कहीं विरोधाभास होने लगता है। अक्सर हमने देखा है कि किसानों के नाम पर जिन भी नेताओं को आप इस वक्त टीवी चैनलों पर या अनशन में देख रहे हैं, उन लीडरान को आप अक्सर भारत विरोधी हर एक योजनाओं में उनकी उपस्थिति दर्ज होती है। आखिर क्यों? एक अहम सवाल। दूसरा अहम सवाल कि क्या सरकार जब बिल पास कराती है तो क्या उस वक्त जो पार्टियां बिल पास के समय उपस्थित रहती हैं, इसकी वोटिंग होती एक प्रक्रिया है, तो वहां क्या शांत रहती हैं? बिल आसमान से पास होके नहीं होता। बिल को पास करने के लिए सभी की सहमति होती है, इस पर बहस होती है, चर्चा होती है। विपक्ष पार्टियां उस बिल पर आपस में चर्चा करती है और कई लगातार चर्चाओं के बाद जो है इस बिल को पास करते और बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। तो अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी भी योजना पर सरकार जब किसी चीज को बिल पास करा लेती है, उसके बाद विरोध क्यों शुरू होता है? तो उसकी मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह यह है कि शासन कैसा भी हो, हमें विरोध करना है। एक माइंड सेट हो चुका है। अब ये सोच लीजिए कि जिसका माइंड सेट हो चुका है कि हमें विरोध ही करना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। विरोध करने वाला अक्सर आदमी विरोध ही करता है। तो आखिर इसका समाधान क्या है? कैसे इसका समाधान होगा? कैसे सोचा जाएगा?
कई विषय हैं, और आखिर उस बिल में ऐसा क्या है जो सभी लोग विरोध के स्वर लोगों के सामने सुनाई दे रहे हैं। और इस बिल के विरोध में सारे किसान एकत्रित हो गए। तो हम आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, और ये लोगों तक ये बताना भी चाहते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या है। आखिर हम किस तरीके से लोगों को ये बात बता सके कि इस बिल में ऐसी क्या चीजें हैं। तो इसी विषय को हमने एक चर्चा का विषय बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आइए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा इस बिल में क्या लिखा है जिसके लिए किसान विरोध में आए हैं। अब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, देश के कई हिस्सों से किसान जो कृषि से जुड़े हैं, जो 3 कानून पास हुए हैं, और दिल्ली, यूपी, हरियाणा की सीमाओं पर जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर इन 3 कानूनों में आखिर क्या है। तो पहली चीज समझते हैं कि पहली चीज है कि इस कानून से इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान। आखिर इकोसिस्टम है क्या? किसान और व्यापारियों को राज्य की एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमेटी यानी कि एपीएमसी रजिस्टर्ड मीडिया से बाहर बेचने की आजादी होगी। अब थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एपीएमसी मार्केट होती है, सरकार द्वारा बनाई हुई एक मार्केट। इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसमें वो किसान रजिस्टर्ड होते हैं और किसान अपना माल वहां लाकर बेचता है। अगर वो किसान अपना माल किसी दूसरी जगह ले जाकर बेच नहीं सकता क्योंकि वो बात, तो सरकार ने एक ऐसे कानून में प्रावधान डाल दिया कि अब किसान एपीएमसी के अलावा वो अपनी फसल को वो कहीं भी बेच सकता, उसे एक आजादी दे दी गई है। अब जैसे एक सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि कोलगेट, हिंदुस्तान लीवर कोलगेट बनाता है, पूरी तरह से आजाद है, वो इंडिया के किसी भी कोने में अपना माल बेच सकता है, जिससे वो पूरे देश में अलग अलग तरीकों से अपने माल को बेचता है और उसका मुनाफा कमाता है। अगर उसे ये बाध्य कर दिया जाए कि तुम्हें डिस्ट्रिक्ट में अपना माल जहां तुम्हारी कंपनी है वहीं बेचना है, वहीं के मार्केट में बेचना है, तो वो अच्छी कीमत नहीं पा सकता है। तो किसानों को ये आजादी दे दी गई कि आप अपनी फसल को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि एपीएमसी में रजिस्टर्ड जो मंडियां हैं उसके बाहर भी अपना माल बेच सकते हैं। तो एक पहला जो कानून में था उस चीज को ये प्रावधान लाया गया। अब दूसरी बात है, किसान अपने फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी टोल के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी नियमों के आजादी से वो अपने माल को भारत के किसी भी कोने में बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसान ने टमाटर की खेती की और उसके राज्य में टमाटर 2 रुपए किलो बिक रहा है, और उसका पड़ोसी राज्य मान लीजिए दिल्ली है, मान लीजिए बिहार है, या कोई भी राज्य है, और वहां पे टमाटर 20 रुपए किलो बिक रहा है। तो क्या किसान को यह हक नहीं है कि वो अपने माल को यानी कि अपनी फसल को, अपने उस टमाटर को वो दूसरे राज्य में बेच सके? क्योंकि अगर वो अपने राज्य में बेचता तो उसे 2 रुपए मिलता, और दूसरे राज्य में अगर बेचता है तो उसे 12 रुपए 20 रुपए मिलता है। तो ये तो आजादी किसान के हक की बात थी।
आखिर इस बात का विरोध क्यों? मैं वो भी बताऊंगा कि आखिर इस विरोध के बीच में ऐसा विरोधाभास क्यों है और क्यों पार्टियां जो हैं बीच में इसका विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उनके पीछे की उनकी रणनीति क्या है, क्या चल रहा है देश में। तो पहले हम उस बिल पे बात तो कर ले, पहले हम समझा तो दे आपको। और तीसरी बात यह है कि किसानों को इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की सुविधा का ढांचा मुहैया कराने की बात की गई। होता क्या था कि किसान जब अपना माल बेचता था तो उसे कैश लेने के लिए कभी 2 दिन 3 दिन उसे रुकना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसान को अपना माल बेचने के लिए क्या करना होगा? किसान को अपना माल बेचने के लिए और बेचकर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, यानी कि वो आज माल बेचा, उसकी पेमेंट आज ही उसे उसके अकाउंट में मिल गई। अब अगर मान लीजिए कि किसान अपनी फसल को, मान लीजिए गन्ने की फसल को वो मार्केट में लेके जाता है, वो 2 या 3 दिन वहां वेट करता है कि कब उसका नंबर आएगा, कब उसकी फसल बिकेगी। फसल बिकने के बाद उसे एक चिट्ठी पकड़ा दी जाती है कि अभी पैसा नहीं है, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको पैसे मिलेंगे। एक तो किसान अपने घर से जब निकलता है बैलगाड़ी से, अपने साधनों से, अपने ट्रैक्टर से, ट्रॉली से माल को बेचने के लिए, तो वहां पहुंच तो जाता है। होता क्या है? होता यह है कि उसका माल 4 दिन तक वो वहीं रुका रहता है। वो किसान 4 दिन मंडी में रुकता है, उसे वेटिंग करना पड़ता है और 4 दिन के उसके एक्सपेंसेस अलग खर्चा हो जाता है। उसके अलग खर्चे होते हैं जिन खर्चों को हम जोड़ नहीं सकते। और उसके बाद जब उसका माल बिकता है और उसे 15 दिन बाद उसको, या जो भी है, जितनी देर पेमेंट मिलती है, इससे किसान को फायदे के बजाय उसको नुकसान होता है। यानी कि अगर किसान को 10 से 15% का, 20% का मुनाफा मिलना था, तो 15% तो उसके वेटिंग में और उसके पेमेंट की डिलीवरी होने में, उसमें उसका नुकसान। तो ये जो हानि है, इसको हम कैसे कंप्लीट करें? तो सरकार ने कहा कि एक डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाए, एक ऐसा सिस्टम लेके आए कि व्यापारी यानी कि किसान अपने फसल को लेके गया, तुरंत उसका वजन हुआ, तुरंत उसकी कीमत निकले, तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया पैसा। अब इसके पीछे ये मार्केटिंग का हिस्सा था। सरकार ने सोचा कि किसान के पेमेंट की टाइमिंग, मार्केटिंग और उसको अच्छी कीमत मिल सके, इसके लिए ये सुधार किया गया। अब समस्या ये आ रही है कि विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। अब थोड़ा सा समझिए, जो विरोध प्रदर्शन है उसका तर्क सुनिए कि किसान अपनी फसल को अपने राज्य में, अपने स्टेट में न बेचकर अगर दूसरे स्टेट में बेचता है तो किसान तो उसकी कीमत का फायदा उठा लेता है, लेकिन राज्य सरकार को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो अनाज का ट्रांसपोर्टेशन होता था, उसका जो टैक्स मिलता था, वो टैक्स नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं, स्टेट सिर्फ किसान के फसल से जो टैक्स है, जो कमाई है, वो कमाई नहीं हो रही है या कमाई नहीं हो पाएगी, इसके लिए उसे लगता है कि उसका नुकसान होगा, तो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो किसान के हित की बात कौन कर रहा है? ये छोटा सा तर्क है। किसान के हित की बात सरकार कर रही है। सरकार किसानों के हित में सोच रही है। सरकार सोचती है किसान अपनी फसल को अपने स्टेट के अलावा किसी भी स्टेट में बेच सके, जिससे उसका मुनाफा कमा सके। लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिना रोक टोक के वो अपने अनाज को, अपनी फसल को जाके बेचता है, तो उस स्टेट का जो टैक्स है, जो उसके मुनाफे हैं, उसे नहीं मिलता है। न मिलने की वजह से उसे लगता है किसानों से जो सरकार को आर्थिक आय, राज्य को आर्थिक आय होती है, वो बंद हो जाएगा। वो रोकना चाहता है, लेकिन खेल ये नहीं है। खेल ये है कि जो एफसी मंडी में जो बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, वो क्या करते हैं कि जब किसान अपनी फसल को लेके आता है तो देखता है कि बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी होती है एपीएमसी में जाके अपने माल को बेचने के लिए।
तो वो क्या करता है कि जो वहां पे अड़हत हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो माल का भंडार करते हैं, वो क्या करते हैं, वो खरीद लेते हैं। मान लीजिए कि सरकार गेहूं की कीमत 18 रुपए देना चाहती है, वो उसको बताते हैं कि तुम्हारे गेहूं में नमी है और तुमको 4 दिन लगेगा, इतना टाइम जाएगा, तो तुम, और पता नहीं उस समय तुम्हारी कीमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो किसान के दिमाग में भ्रमित करके उसको 18 रुपए की जगह 12 रुपए में माल उस व्यापारी को बेच के चला जाता है। ये छोटे छोटे जो किसान नेता बने हैं ना, इनकी अड़हत है। हर मार्केट में एक अड़हत है, वो नेता नहीं है, वो किसानों के दलाल है, अड़हत। उन्होंने छोटा व्यापार बना के सेट करके रखा है। अब वो सारा माल खरीद लेते हैं और उसके बाद जब उनके गोदाम में भर जाता है तो वही 18 रुपए सरकार को बेच देते हैं। तो 6 रुपए उन्होंने किस बात का कमाया? सिर्फ वहां से बैठने का। और किसान उस मंडी के अलावा कहीं और जा नहीं सकता था, उसे आजादी नहीं थी। तो ये जो आजादी मिली है, ये बहुत से लोगों के पेट में दर्द पैदा हो चुका है। एक ऐसा दर्द जो प्रॉफिटेबल है, इनकम वाला है। आप खुद सोचिए कि जब दलालों का बिजनेस खत्म होता है तो दलाल क्या करता है? कुछ ऐसे एनजीओ को फंडिंग करता है कि तुम सरकार का विरोध करो, क्योंकि अगर कानून बदलेगा तो उसका फायदा होगा। इसीलिए इस कानून को वापस करने की बात की जा रही है। सरकार ने कई बार कहा कि इस कानून में संशोधन किया जा सकता है, उसकी मीटिंग्स हो रही है, लेकिन कोई संशोधन क्यों नहीं करवाना चाहता है? क्यों? ये जो छोटे छोटे, ये जो किसानों के जो बड़े बड़े दलाल, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो क्यों नहीं करवाना चाहते? आप जानते हैं, वो चाहते हैं कानून रद्द हो जाए। सरकार इस कानून को अगर वापस ले लेती है तो सरकार का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, सरकार की बदनामी होती है, पहली बात। दूसरी बात कि जब इस बिल के संसद में चर्चा हुई तो उस वक्त विरोध क्यों नहीं हुआ? उस समय पहलुओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? तो ये कह सकते हैं कि जब बिल पास हुआ तो विपक्ष जो है सो रहा था, या वो चाहता ही नहीं था कि इस वक्त किसी तरह का स्टेप उठाया जाए, या उसके संज्ञान में था और वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जैसे इस बिल को इंप्लीमेंट में हम इसका विरोध करेंगे। क्यों? कि विरोध करना भी एक राजनीति का हिस्सा है। मैं नहीं कहता हूं कि विरोध मत कीजिए, विरोध करना चाहिए, लेकिन सही और गलत का ज्ञान तो होना चाहिए। आज जितनी भी पार्टियां हैं, मैं सभी पार्टियों से एक अनुरोध करता हूं कि कभी आप विश्लेषण कीजिए अपने लाइफ के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने पार्टी की विचारधारा के बारे में, कि आप विरोध तो कर रहे हैं लेकिन विरोध में सच्चाई है? अगर सच है तो सच का साथ सभी, मेरी भी पार्टी सच का साथ, लेकिन हमें दिख रहा है कि किसानों का फायदा है और सरकार जो है उस संशोधन को करने के लिए आपसे वार्ता कर रही है, लेकिन आप वार्ता ही नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि ये बिल को खत्म कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम किसानों के विरोधी हैं, और किसान का विरोधी होना हम अपने आप से। सरकार अपना काम कर रही है। अब हम कुछ चीजों पे और बात करना चाहेंगे कि अब मान लीजिए कि क्या करना चाहिए। क्या किसानों को आजादी नहीं देनी चाहिए? पहला सवाल। तो अगर भारत सरकार ने किसानों को अगर आजादी दी है कि अपनी फसल को वो किसी भी राज्य में बेच सके अपने दामों में, तो क्या इस आजादी का विरोध करना चाहिए? दोस्तों, क्या विरोध करना चाहिए? आप बहुत सोचिए। अगर हम विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम किसानों का विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या किसान जिस दिन फसल को बेचता है, क्या उसका डिजिटल ट्रांजैक्शन, उसके अकाउंट उसका पैसा नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो विरोध किस बात का? तो ये सोचना होगा। और ये जो बिचौलिए हैं, ये जो किसान के बीच में और बाजार के बीच में जो बिचौलिए बैठे हैं, क्या इन बिचौलियों से बचने के लिए सरकार को नहीं सोचना चाहिए?
अगर हम इन दलालों को आज खत्म नहीं करेंगे तो निश्चित जान लीजिए कि देश में जो महंगाई बढ़ती है ये दलालों के नाम। किसानों की फसल को खरीद के भंडार में रख लिया, अगर वो अपने भंडार गृह से अगर वो बाजार में माल को नहीं समय पे डालेंगे तो निश्चित जान लीजिए कि महंगाई बढ़ेगी। और अगर किसान को आजादी मिल गई तो किसान किसी भी स्टेट में बेच देगा अपना माल, उसे मुनाफा हो। हाँ, एक बात और है, अभी एक चर्चा आया है कि अभी किसानों की खेती के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां पार्टनरशिप करेंगी। जमीन उनकी, बीज का पैसा ये उद्योगपति देंगे, एक रेट मूल्य तय करेंगे और किसानों को बीज देंगे, पैसा देंगे, खाद देंगे, किसान खेती करेगा और उसकी फसल कटेगी, उसको उसी घर पे पैसा मिल जाएगा। तो ये एक विरोधाभास, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं ये किसानों से जब पार्टनरशिप में खेती ले लेंगे तो जमीन किसानों की चली जाएगी। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि इस देश के कानून में किसानों के हक को प्रमुखता दी गई है और एक कृषि प्रधान देश है। तो यहां पर किसी भी ऐसे व्यक्ति की ताकत नहीं, चाहे उद्योगपति हो चाहे वो कितना बड़ा भी इंसान, वो किसी भी किसान की खेत को पार्टनरशिप में अपनी जमीन का मालिक नहीं बन सकता। और जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट 11 भले हम 5 साल का एग्रीमेंट वाले क्लॉज होता है कि एवरी 11 मंथ हम बाजार भाव को रेट को तय करेंगे, उसको 10% 5% बढ़ाया जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई आज किसान बीज खरीदने को उसको पैसा नहीं मिलता है, खाद को समय पे पैसा नहीं मिलता है और मान लीजिए किसी के कोई बड़ा बिजनेसमैन उनके साथ पार्टनरशिप करता है तो किसान को बीज नहीं देखना है, उसे खाद की चिंता नहीं है, पानी की चिंता नहीं। क्यों? ये सारी सुविधा वो बिजनेसमैन देता है। क्यों? उसको उस फसल के अनाज को बेचना चाहता है, वो अपने दुकान में लगाना चाहता है। वो ऐसी गलती वो नहीं करेगा, वो किसान का फायदा सोचेगा। जिस तरीके से जब किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मैन्युफैक्चर अलग होते हैं, मार्केटिंग कंपनी अलग होती हैं। आप बहुत सी जो भी ब्रांड बनता है उसमें पढ़िए, इसमें लिखा होता है मार्केटेड बाय, मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो मैन्युफैक्चरर आज तक मैन्युफैक्चरिंग करता है, कभी मार्केट कंपनियां उसकी मालिक नहीं बन पाई क्योंकि आपस में एक रिलेशनशिप, एक बिजनेस एग्रीमेंट है। तो जब भारत सरकार ने इस तरह के प्रावधान को लाया है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी त्रुटियां होंगी, कोई ऐसी गलतियां होंगी। जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत भ्रम। और आज का किसान इतना मूर्ख भी नहीं है कि वो खेती अपनी जमीन पे करे और कब्जा करे। तो जमीन कहीं नहीं जाती, जमीन किसान की होती है, किसान उसका मालिक होता है। ये जो भ्रम फैलाया गया है, और भ्रम फैलाने वाले कौन लोग हैं, जब आप टीवी पे देखेंगे या जनसमूह में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सरकार के किसी भी कार्यक्रम का विरोध करने वाले वही नेता लोग हैं जो आपको उसमें दिखाई देते। इनका जन्म ही हुआ है देश के विरोध के लिए। देश में किसी भी कार्य को जो देश के हित में होता है उसका अक्सर ये विरोध करने के लिए होता है और इनको विदेशों से फंड मिलता है। और जिनको विदेशों से फंड मिलता है वो कैसे किसी अच्छी बात को आपको समझा सकते हैं। वो हमेशा आपका विरोध करेंगे, आपको भ्रमित करेंगे, आपको एक गलत दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आज अपने इस मंच से मेरे पदाधिकारियों, मेरे पार्टी के सदस्य और मेरे किसान भाई, मैं आप लोगों से एक ही नम्र निवेदन करूंगा कि यदि आपको लगता है कि इस बिल के बारे में आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इस देश के जितने भी ग्राम प्रधान हैं वहां पे ग्राम पंचायत, आप पंचायतें लगाइए, वहां पे सवाल उठाइए और बुद्धिजीवी और प्रधान और कृषि विशेषज्ञों को बुला के
और विशेषज्ञ वकीलों को बुलाकर वहां पे इसको चर्चा का विषय बनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को इस तरह की योजना शुरू करनी चाहिए कि ग्राम पंचायत में जितने भी प्रधान हैं सबको आदेश पारित कर दिया जाए कि आप इस बिल के बारे में किसानों को समझाइए। वैसे भी इस समय खेती का सीजन है, किसान को फुर्सत नहीं है कि आंदोलनों में भाग ले, लेकिन उसके पास इतना वक्त होता है कि ग्राम पंचायत में होने वाले चर्चा में वो भाग लेगा और वहां पे विस्तृत अच्छे तरीके से समझाया जाए। किसान जमीन से जुड़ा है और जमीन किसानों से जुड़ी, और किसान गांव में रहता है, गांव में पंचायत होती है, प्रधान होता है। प्रधान का कर्तव्य क्या होता है? प्रधान का यही कर्तव्य होता है कि गांव का विकास कैसे हो, उसके गांव के विकास में ही देश का विकास जुड़ा होता है। तो मैं इस देश के हमारे जयप्रकाश जनता दल से जुड़े हुए सभी सदस्यों से, किसानों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने ग्राम पंचायतों में, अगर हो सके तो अपने ग्राम पंचायतों में एक सभा का आयोजन करें, चर्चा का विषय बनाएं और वहां पे ब्लॉक प्रमुख होता है, आपके एरिया का विधायक होता है, एमएलए होता है, उनको बुलाएं, उनसे कहें कि हमें समझाइए इस बिल के बारे में। और मैं कहता हूं इस देश का किसान इतना बुद्धिमान है कि इस बिल को अच्छे से समझ सकता है और उसे यह समझ में आ सकता है क्या सही है क्या गलत है। तो जिस दिन ग्राम पंचायतों में इस तरह की सभाएं होने लगेंगी, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में इस तरह से किसानों की भीड़ उमड़ेगी और उनका अनशन सफल होगा। मैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपने लाइव एक प्रदर्शन करें, लाइव डिबेट करें और ग्राम पंचायतों से जुड़े। जिस तरीके से अक्सर वो किसी भी विषय को लेके वो आम आदमी से जुड़ते हैं और अपनी बात रखते हैं, तो वो गांव के ग्राम पंचायतों से जुड़े और उन पंचायतों में उन सवालों को पूछें कि कहां है समस्या, कौन सी समस्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हमारे देश के कृषि मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री अगर ग्राम पंचायतों से जुड़ के इस तरह की चर्चाएं और सभाओं का आयोजन होने लगेगा, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा नहीं, मुश्किल से 7 दिन में इस देश का किसान भी खुशहाल होगा और इस तरह के जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका अंत होगा। और इन देश विरोधी ताकतों को जीतने नहीं देना है। अगर देश विरोधी ताकतें जीत गई तो निश्चित जान लीजिए कि देश के विकास को ये रोड़ा अटका रही है। ये नहीं चाहती हैं देश का विकास, और देश का विकास तभी होगा जब किसान मजबूत होगा और किसान को हमें अपनी बातें समझानी पड़ेगी। तो मैं अपने जयप्रकाश जनता दल के सभी पदाधिकारियों और किसानों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने ग्राम पंचायत के प्रधान से इस विषय का चर्चा बनावें और इस बिल पर डिस्कस करें और जो खामियां हैं उसको लिखें और प्रधानमंत्री को डायरेक्ट चिट्ठी भेज दीजिए। लाखों करोड़ की चिट्ठियां सलाह में, निश्चित आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आप अन्नदाता हैं और आप हमेशा पूजनीय हैं। इसी के साथ मैं साहिल श्रीवास्तव, महाराष्ट्र अध्यक्ष, अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। फिर मैं एक नए विषय पर नई चर्चाओं के साथ आपके बीच में आऊंगा और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं और अपने सवाल को हमको भेजिए। मैंने आज सुबह भी कहा था कि अगर आप हमसे जुड़ेंगे, आप अपने सवालों को भेजेंगे, हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, तो मुझे भी बहुत आनंद आएगा कि वाकई मेरा जो संबोधन है, जो मैं देश के प्रति कुछ कहना चाहता हूं, जो मेरे मन की मंशा होती है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात जाएगी। तो आज मैं इसी के साथ अपनी बात का समापन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।